हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 60वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। टोटल इसमें 11 मॉडल प्रश्न पत्र है। आज हम लोग मॉडल प्रश्न नंबर 4 को यानी कि सेट नंबर 4 को डिस्कस। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग 68th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न की संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक अगर पूछा जाता तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और अंतिम बैठक जो है यह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। तो सहकारी समितियों का उपबंध जो है ये भाग 9 ख में है। भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 क में नगर पालिका है, और भाग 10 में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय के उपबंध किए गए हैं। सबको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये किया गया है अनुच्छेद 312 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अच्छा, नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है, ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। तो यह स्वीकार किया गया था वायसराय लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। अगस्त प्रस्ताव जो है यह अंग्रेज़ों के द्वारा कब लाई गई थी, तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो इसके लिए 47 है। दोनों को प्लस कर दीजिए, 7 4 11, 8 4 12 1 13, यानी कि 131 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। पहले यह आयु थी 60 वर्ष, लेकिन अब अधिकतम 65 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले मैंने आपको दृष्टि आईएएस का, फ्रेंड्स यहाँ मैं लिखता हूँ, इससे पहले मैंने आपको दृष्टि आईएएस का 5 प्रैक्टिस सेट कवर कराया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। अच्छा, पंचशील सिद्धांत जो था ये 1954 में 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षरित किया गया था। इसमें पूछा गया नहीं है, तो राइट आंसर नाभिकीय निवारण यानी कि परमाणु प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी थे इसमें के। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत की किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया। तो यह पंजाब में किया गया 1951 में। पंजाब राइट आंसर हो जाएगा इसका। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई अध्यक्ष आपको याद होगा, पहले अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो अस्थाई थे, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे। उसके बाद देखिए, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न, यहाँ प्रश्न है, पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला। तो यह मिला भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा हुई। तो फ्रेंड्स, यह जो अधिनियम है यह 1861 है, भारत परिषद अधिनियम। अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसमें से फिलिप्स वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध।
ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए मानव विकास सूचकांक शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये जो मानव विकास सूचकांक है इसमें भारत जो है अभी 132वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। तो ये होता है बाजार में अधिक तरलता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, दृष्टि आईएएस वाला सेट जरूर देख लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित कथनों के पर विचार करना है और आपको यहाँ नीचे से राइट आंसर चुन करके बताना है कौन सा सही इसमें से सही नहीं है, प्रश्न में पूछा गया। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रेपो दर का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये गलत दिया गया है। बाकी 1 और 2 ये दोनों सही दिया गया है, पढ़ लीजिए इसको। सही नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है इसमें से। तो यहाँ पर देखिएगा यह आपका हो जाएगा ऋण, पुनर्भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद। पूछा गया है कि वो उदाहरण है इसमें से, तो राइट आंसर इसका 1 और 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि घाटे का वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है। तो मुद्रास्फीति में वृद्धि, सरकारी कर्ज में वृद्धि और धन की आपूर्ति में वृद्धि। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देखिए दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है, क्यों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICDS, इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। यह लॉन्च कब किया गया था ICDS। तो यह लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। यहाँ देखिएगा बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। ICDS के बारे में कथन पर विचार करिए। यह अन्य सेवाओं के साथ 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है। यह जो है पूर्ण पोषण का नहीं, यह सप्लीमेंट्री पोषण, पूरक पोषण का प्रावधान करता है। उसके बाद देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के बच्चों पर लागू होता है। यह सभी बच्चों पर लागू होता है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, बताइएगा राइट आंसर। तो ये हो जाएगा निर्यात आयात बैंक को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो इसमें क्या होता है, निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी पत्तीदार सब्जियां निम्नलिखित में से किस विटामिन का भरपूर स्रोत हैं। तो इनमें विटामिन ए, विटामिन बी और यहाँ पर देखिए विटामिन B2, ई, विटामिन के, ये सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है, तो दूध के दांत में इसमें से शामिल नहीं होगा अग्रचौर्णक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मूत्र जो है उत्सर्जित करता है। तो 1.5 लीटर, कहीं कहीं आपको 1.8 लीटर भी लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 1.5 लीटर दिया गया है। उसके बाद देखिए मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, अब यहाँ देखिए ग्रंथि पूछा गया है, न कि हार्मोन पूछा गया है। तो ग्रंथि हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन एक सरीसृप की जैसी अन्य विशेषताएं उसमें होती है। तो ये है आर्कियोपटेरिक्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। संवहन के द्वारा होता है किसमें, तो गैस और द्रव में। ठोस में चालन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, ठोस में चालन विधि के द्वारा होता है, ठोस में। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। 3 कक्ष वाला हृदय जो होता है ये किस में होता है, तो ये उभयचर और सरीसृप में होता है, उभयचर और सरीसृप में। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। तो यह कौन सा था, यूरिया था। ठीक है,
चलिए, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो फ्लस्क के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली जो है ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। ग्रेफाइट में जो है ग्रेफाइट के द्वारा हेक्सागोनल क्रिस्टल संरचना दर्शाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो ऑब्वियसली राइट आंसर इसका नमी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक पायसी कारक है? पायसी कारक जो है इसमें से साबुन हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस प्रणाली के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये केचुआ में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य क्या है? तो आपको पता है कि पुरुषों से अधिक होती है, तो पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो बढ़ेगी भी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की कालावधि जो है यह निर्भर करती है किस पर, बताइएगा? तो ये होती है लंबाई के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सोने को घोला जाता है, तो ये घोला जा सकता है सोने को एक्वारेजिया में। और एक्वारेजिया क्या है? तो एक्वारेजिया जो है यह आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो देखिए, विस्थापन, वेग और बल सदिश राशि है, आयतन सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश होता है किसमें? बीटा किरण में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, तो ये होता है अष्टफलकीय। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि शक्करों में सबसे मीठी कौन सी है? तो यह फ्रुक्टोज है। अगला प्रश्न, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 8598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। अब यहाँ दिखेगा, किशनगंज जिला पश्चिम चंपारण और नेपाल के साथ स्पर्श करता है, सही है। रोहतास जिला केवल झारखंड के साथ सीमा स्पर्श करता है, ये गलत है। ठीक है, रोहतास जो है यह झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ करता है, तो केवल लिखा गया तो ये गलत हो जाएगा। कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है, कैमूर जो है केवल उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी और सी जो है कौन सा कथन है असत्य? तो बी और सी राइट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। पश्चिम चंपारण उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ सीमा करता है, साझा, सही है। बी और सी गलत है, असत्य है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? अच्छा, सबसे पहले तो आप बिहार का क्षेत्रफल लिख करके बताइए। कई बार मैंने आपको बताया है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। यह जो है 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है बताइएगा, कितना वर्ग किलोमीटर है? लिख कर बताइए आप लोग। चलो उसके बाद देखिएगा कि सरगैसो सागर कहाँ पर है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगैसो सागर है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र विस्तार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है यह पूछा गया है, तो यह गया और नालंदा हो जाएगा राइट आंसर इसका। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ पर है? तो यह चिली में है, आटाकामा मरुस्थल। निम्न पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन देश भारत है, गलत है। सबसे अधिक उत्पादन ईरान करता है। सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कनाडा है, ये भी गलत है। कजाकिस्तान है। ठीक है, तो ये भी गलत होगा। विश्व में सबसे बड़ा जो है रेशम उत्पादक देश चीन है, सही पहचानना है। तो ये तीसरा सही है, रेशम विश्व में सबसे बड़ा चीन रेशम का उत्पादक देश है, तो केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में है? तो खड़गपुर की पहाड़ी मुंगेर से जमुई तक में है विस्तार इसका, तो यहाँ पर मुंगेर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो इसमें से देखिए अगलुहास जो है, अगलुहास यह हिंद महासागर की धारा है, हिंद महासागर की गर्म जल धारा है, तो प्रशांत महासागर की धारा नहीं है अगलुहास। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसमें से स्थल रुद्ध देश जो है यह चेक रिपब्लिक हो जाएगा, चेक गणराज्य, और यहाँ पर स्लोवाकिया हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक।
रेगुर या काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? तो यह लिम्पोपो नदी है। ठीक है। अच्छा, भारत की माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये कांगो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कांगो या जायरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन, तो मौसम परिवर्तन पूछा गया, तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर यहाँ पर 23.5 डिग्री झुका होना, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर है? दीनदयाल पोर्ट जो है यह गुजरात में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जैविक विविधता पर अभी समय 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है कार्टेजना। कार्टेजना प्रोटोकॉल आपको याद होगा। ठीक है, इस पर साइन किया गया था सन 2000 में, और यह प्रभावी हुआ था 11 सितंबर 2003 से। ठीक है, तो ये कार्टेजना हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कृष्णराज सागर बांध या जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है कावेरी नदी पर। उसके बाद देखिए, निम्न कथन पर विचार करना है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, सही है, या डेल्टा की जगह यह सूर्य का निर्माण करती है नर्मदा नदी, ये भी सही है। तो दोनों सही दिया गया है। तो पूछा गया है इसमें से, तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। मिश्रित खेती का तात्पर्य, तो कृषि के साथ वहाँ पशुपालन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? इसमें से न्यूनतम किसका आबादी है? तो पंजाब का हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण आपका इसमें से क्रम जो है अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के मध्य स्थित है? तो यह काकेशस पर्वत है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो यह फ्रंटियर है। फ्रंटियर जो है अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सबसे तेज दुनिया का है यह। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो यह राज्य जो है कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया, यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित है? तो यह है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह देश बन गया है स्कॉटलैंड। उसके बाद देखिए, दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है दानुरी है। ठीक है, दक्षिण कोरिया का यह पहला मून मिशन है, दानुरी। उसके बाद देखिए, खर्ची उत्सव, खर्ची पूजा आपने सुना होगा, यह मनाया जाता है कहाँ पर? तो त्रिपुरा में। हाल ही में किस राज्य की करूपुर कलमकारी पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है कहाँ का? तमिलनाडु का। महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? तो महाकवि दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर के दिन। उसके बाद देखिएगा कि दिए गए खनिज और उनके उत्पादन में प्रथम राज्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा, कोयला का जो होगा झारखंड नहीं, उत्पादन में छत्तीसगढ़, भंडारण में झारखंड है। उसके बाद देखिएगा हीरा, हीरा जो है ये सही दिया गया है, ये भी सही दिया गया। मैग्नीज जो है यह आंध्र प्रदेश नहीं होगा, मैग्नीज हो जाएगा मध्य प्रदेश, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं पूछा गया, यहाँ पर देख लीजिए मैंने निशान भी बना दिया है। चलो उसके बाद देखिएगा कि कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश, तो यह लॉन्च करने वाला पहला देश जो है यह कौन सा देश है? तो अपना प्यारा भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक चुना गया है? तो ये चुना गया है भारती दास का। ठीक है, भारती दास को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? तो ये किया है किसने? कसावा कोरोसी ने। ये कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के हैं। ठीक है, हंगरी के राजनयिक हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये चुना गया है जॉर्जिया मिलोनी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्जिया मिलोनी। भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था? फ्रेंड्स, मैं आपका 1 मिनट भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, कंटिन्यू। ठीक है, लगातार यहाँ पर टोटल प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए राइट आंसर हो जाएगा कब? तो 1989 में। अच्छा, भारत रत्न इनको कब दिया गया था? तो 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है कौन?
तो जर्मन मार्च। अच्छा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक नया वाला जो रिपोर्ट आया है 2023 में, इसका रैंक जो है भारत का वो 8वां है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सिहान करुणा तिलक को, और ये श्रीलंका की हैं। ठीक है, हाल ही में भारत ने कौन से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 18वां। ठीक है, 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये हुनर हाट का आयोजन जो है आगरा में किया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर के विंबलडन 2022 का खिताब जीता था। विंबलडन 2022 पुरुष एकल नोवाक जोकोविच ने जीता है निक कार्गिस को हराकर। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, पहला स्थान पर ऑस्ट्रेलिया था, भारत चौथे स्थान पर रहा था। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे, भारत ने टोटल जीते थे 61 मेडल। यहाँ पर लिख देता हूँ 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, जोड़ लीजिए 22, 16, 38, 38 और 23, 61। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम डिवाइन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अपना पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पीएम डिवाइन गरुड़ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है गरुड़ ऐप। अगला प्रश्न है कि अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखना आपको बीबीआई है, शशि थरूर हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है, ये की गई है हिंद महासागर में। साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया है, तो ये किया गया इंस्टाग्राम के द्वारा। बिहार में रबी महाअभियान 2022 की शुरुआत कब हुई, तो ये 19 अक्टूबर 2022 को। अगला प्रश्न कि दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, शशि पांडे ने जीता था। ठीक है, देखिए बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा गोपालगंज में। उसके बाद देखिए बिहार को एमएसएमई का प्रोत्साहन के लिए और विकास के लिए देश भर में कौन सा स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है डीआरडीओ का नया अध्यक्ष। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर के रहूंगा, तो ये 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में, नियम 17 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था, अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे। महासचिव पूछा गया है A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो इन्होंने सभी लिया था। ठीक है, सरोजनी नायडू, कमला अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, तो दास प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड एलन बरो ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, तो अप्रभावित रहा था मुंगेर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। अच्छा, द्वैध शासन प्रणाली लागू किसने किया था बंगाल में, ये मैंने आपको बताया भी है, स्पष्ट करके बताया था। ठीक है, अब बताइए समाप्त किसने किया था, तो ये वारेन हेस्टिंग ने। चलिए, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। चलिए, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के रूप में ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 सालों में भी पुनः नहीं आएगा, तो यह आपका महात्मा गांधी जी का। उसके बाद देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु, तो चौथे आंग्ल मैसूर के दौरान हुई थी 1799 में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। यहाँ नहीं बनाइएगा, जरा बताइएगा, नहीं है, दादा भाई नौरोजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इन तीनों के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा है, तो CR दत्त ने लिखा है। ठीक है, चलिए, तो नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, बहुत ही सिंपल है,
1917 का कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पूछा गया चंपारण, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बाकी ये लोग देखिए, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये लोग चंपारण सत्याग्रह से जुड़े थे। भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? अच्छा, ये लाया था किसने? तो किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में। और देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लगाया गया था। तो लागू की गई थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए, विक्रम संवत 58 ईस्वी लिखा गया है, जो कि ईसा पूर्व होगा ये, तो यही सुमेलित नहीं है। नचिकेता और यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? तो यह कठोपनिषद में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? तो यह पुलकेशिन द्वितीय था, इसने हराया था हर्षवर्धन को। मंगोल खां, यहाँ पर देखिए, मंगोल खां तरमाशिरिन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसके बाद देखिए, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय में व्यापार संचालित किया जाता था। पूर्वी तट पूछा गया है, तो पूर्वी तट पर कौन सा था? पूर्वी तट पर आपका हो जाएगा यहाँ पर घंटासला और ताम्रलिप्ति। भड़ौच पश्चिमी तट पर था, तो बी और डी होगा, यानी कि एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, सर्वाधिक उल्लेख किया गया है किसका? तो यह नदी सिंधु नदी है। गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है, चलिए ऋग्वेद में। उसके बाद देखिए, बिहार के तीसरे कृषि रोडमैप का कार्य, अच्छा चौथा रोडमैप जो है कृषि वाला, वो आपका अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। 2017 से 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा का। उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार की किस जिला में है? कई बार मैंने आपको बताया है, पश्चिम चंपारण में। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? इन्होंने आत्मसुधार, आचरण की शुद्धता और एकेश्वरवाद पर बल दिया था, उपदेश दिया था, अहिंसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर में बरहिया ताल या बकास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है? तो अनुसूचित जनजाति वाला पश्चिम चंपारण है, 2011 की जनगणना के अनुसार। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने और वहाँ रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल जी थे। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में मिले थे गांधी जी से। अजात शत्रु किनका उपनाम है? तो ये आपका राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु के नाम से देश रत्न भी इनको कहा जाता है। 1580 में बिहार में मुगल सूबा बनाने के बाद, यानी बिहार को प्रांत का दर्जा अकबर ने दिया था। और अकबर, वहीं पूछा गया कि 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? तो ये मुनीब खां को गवर्नर नियुक्त किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सिंपल सा क्वेश्चन है, कैमूर है। अगला प्रश्न है कि बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता कितनी थी? तो यह आपका 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2020-21 में मक्का की उत्पादकता कितनी थी? तो 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी जिला है? तो यह जिला कौन सा है? रोहतास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर 400 हो जाएगा इसका। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अच्छा, वृक्षावरण मैं बता रहा हूँ, वनावरण कितना प्रतिशत है, ये आप कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न मैंने कराया भी था और आपसे पूछा भी था शायद इसका आंसर। एक बार और आप आंसर इसका कमेंट करिएगा, अपना स्कोर आप लोग बताइएगा। ठीक है, हम लोग 140 प्रश्न तक करेंगे, 141 से 150 तक में मैथ के प्रश्न होते हैं, तो हम लोग 140 तक करेंगे। देखिए यहाँ पर वृक्षावरण पूछा गया है, तो वृक्षावरण जो है, अच्छा टोटल जो है ये कितने वर्ग किलोमीटर पर है? तो ये आपका 2341, याद रखेंगे, 2341 वर्ग किलोमीटर पर, जो कि 2.48% है। वनावरण मैंने अभी आपसे पूछा था, आंसर कमेंट करके बताइएगा
चलिए थोड़ी देर में मैं आपको बता भी दूंगा। अपना स्कोर आप लोग लिख दीजिए तब तक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र, तो ये कौन सा है? पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र है, पक्के टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कम वनावरण निम्न में से किस राज्य में है? तो कम हरियाणा में है। अच्छा, मैंने वनावरण पूछा था तो 7.84% है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। स्कोर कमेंट कर दीजिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर